hi, hello. Welcome to the Sweet 16, the teen talk show that's help you to grow your curiosity, your achievement and your confidence. So, आज के लिए मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लाई हूँ आप सबके लिए, जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम हमारी करियर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और थोड़ी एडवाइस मिलेगी कि हमें स्टडीज़ में क्या करना चाहिए जो हमारी स्टडीज़ इंटरेस्टिंग हो जाए. तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने स्वीट और इंटरेस्टिंग आज बहुत अच्छी गेस्ट आई है जिसे मैं मिलाना चाहती हूँ. तो आज हमारे साथ है आरजे निराली एंड हिमांशी. सो लेट्स बिगिन. Hello everyone, my name is Nirali Munchal of class 11th Commerce, Sarojini Naidu High Secondary Girls School. Hello everyone, my name is Himanshi Satokar, student of class 12th PCM and student of Renaissance Divine Public School. सो आज का हमारा टॉपिक है करियर एंड स्टडी. करियर वो है जो हमारे पाथ को प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ देता हो, प्रोफेशनल पर्सनैलिटीज़ बनाता हो. और स्टडीज़ वो है जो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता हो, नॉलेज देता हो और बहुत सारे स्किल्स, इंटरेस्टिंग स्किल्स भी देता है. तो आप हिमांशी प्राइवेट स्कूल से हैं. तो आपने पहले मैं पूछती हूँ कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है. मेरी स्ट्रीम PCM है फ्रॉम साइंस. आपने क्या सोच के लिया इसको. पहली बात तो मुझे ऐसा कन्वेंस किया गया था कि जो साइंस स्ट्रीम है वो बेस्ट होती है क्योंकि आपको वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं और मैं कंफ्यूज थी तो मुझे लगा कि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे लिए कि वो लेती हूँ मैं और फिर आगे जो भी इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज़ में हम चले तो जाएंगे. इसका मतलब आपको इंटरेस्ट था या नहीं था. इंटरेस्ट था बट बचपन से मैथ्स का फोबिया था ओह. तो वो मैंने ओवरकम कर लिया है. तो आपको आपकी फील्ड के बारे में पता है. हाँ मुझे मेरी स्ट्रीम के बारे में पता है. ओह. तो आरजे निराली आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है. As मैंने बोला था मैंने कॉमर्स लिया है. ओह. तो क्यों लिया और आपको फील्ड के बारे में पता है कॉमर्स के. हाँ मुझे कॉमर्स की फील्ड के बारे में तो पता है और मैंने कॉमर्स इसलिए लिया था कि मेरी फील्ड जैसे जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की है तो जैसे कि अगर मैं PCM PCB लेती तब भी मैं कर पाती बट जो मेरा फोकस होता वो ज़्यादा स्टडीज़ पे होता और कॉमर्स लिया तो स्टडीज़ साथ में होती रहेंगी और अपने गोल पे मैं फोकस कर पाऊँगी. अच्छा. तो स्टडीज़ से मुझे याद आया एंड नाउ डेज देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्टडीज़, मोस्ट ऑफ डिजिटल स्टडीज़ एंड ट्रेडिशनल स्टडीज़. तो आप दूसरों को क्या प्रेफर करेंगे कि हमें ट्रेडिशनल स्टडीज़ करनी चाहिए जो हमारे करियर को अच्छा बना सकती है या डिजिटल स्टडीज़ करनी चाहिए. मैं तो ट्रेडिशनल स्टडीज़ के फेवर में हूँ क्योंकि उसमें हमें पर्सनल गाइडेंस मिलती है. हर स्टूडेंट की अपनी अपनी सिचुएशन होती है जो कि डिजिटल या एक AI नहीं बता सकता. आप जो उसमें प्रोग्राम करोगे वो आपको बताया जाएगा. राइट. बट जो आजकल हम डिजिटल स्टडीज़ देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडीज़ होती हैं अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं तब भी हमें ऑनलाइन एक मेंटर मिलता है और जैसे कि आज की टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं तो हमारी जो मेथड्स हैं जो फैकल्टी है वो भी डिजिटल होती जा रही है. तो अगर हम डिजिटल स्टडीज़ करेंगे तो उस पर ज़्यादा फोकस और ज़्यादा हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे कि आगे जो हमारी फील्ड है जो टेक्नोलॉजी आगे जो AI बड़ा मतलब आगे बहुत AI का ही मोड चलेगा तो उसमें हमारी हेल्प होगी. पर AI ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट ला रहा है और ऊपर से हमें पर्सनल गाइडेंस कितना भी हम AI को ले आए बट हम जो उसमें प्रोग्राम करेंगे एट लास्ट वो ह्यूमन से ही होना है. तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल स्टडी मेथड है वो बेटर है. ट्रेडिशनल स्टडी मेथड आई एग्री इट इज़ बेस्ट या बेटर बट ट्रेडिशनल ह्यूमन ही आगे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डेवलप करता है और ह्यूमन से ही जो डिजिटल स्टडीज़ हैं वो फोकस्ड हो रही हैं. ऑनलाइन टीचर्स डिजिटली स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. मतलब हम यहाँ बैठे हैं तो हम फॉरेन क्लासेस ले सकते हैं, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं डिजिटली. लेकिन अगर ट्रेडिशनल स्टडीज़ रहेंगी तो हमें पर्सन टू पर्सन पढ़ना पड़ेगा और हम रेदर वास्ट की जगह हम एक आपस में ही रह जाएंगे. मैं अग्री करती हूँ कि वो ग्लोबलाइज करता है लोगों को जो फार अवे एक दूसरे से वो मिल सकते हैं थ्रू ऑनलाइन उसके इंटरेक्शन हो सकता है बट जो इफ़ेक्टिव स्टडी है वो ट्रेडिशनल मेथड से ही होती है. एज यू से हो सकता है. आप दोनों सही हो. तो मेरा एक क्वेश्चन था कि आप प्राइवेट स्कूल से हैं एंड आरजे निराली गवर्नमेंट स्कूल से हैं. तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स जो आप बताना चाहें अपने स्कूल्स के बारे में और स्टडीज़ के बारे में
मोर इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए अभी। और ऐसा एक प्रेफर करोगे कि एक टीन जो है आपको प्राइवेट स्कूल से स्टडीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या गवर्नमेंट से? मेरे हिसाब से तो प्राइवेट स्कूल बेस्ट है, क्योंकि आपको वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल। गवर्नमेंट। और वहाँ प्राइवेट स्कूल में ना अपने हिसाब से एजुकेशन को मॉडिफाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको बोला गया है आपको वही करना है हायर अथॉरिटीज़ से। वो अपने हिसाब से अपनी सिचुएशंस देख के करते हैं, तो वो उस स्कूल की बेस्ट पार्ट होता है। एज़ फॉर मी ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स में क्वालिटी देखी जाए वगैरह वगैरह जो भी है आप बोल रहे हो, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स है आजकल हम देख रहे हैं उसमें एजुकेशन मॉडिफाई कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एज़ मैं गवर्नमेंट स्कूल में आई हूँ, मैंने देखा है कि प्रोग्रेस हो रही है हर चीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलम में भी डिजिटली पढ़ाया जा रहा है, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग हो रही है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत भी जो भी रिगार्डिंग पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि न्यू एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो पढ़ाया जाता है, एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके जो अंडर में जितनी भी पॉलिसीज़ आती हैं वो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, वो धीरे धीरे लागू हो रहा है। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो प्रोग्रेस कर रही है, करिकुलम में भी, स्पोर्ट्स में भी, बाहर ओलंपियाड्स में भी लेके जाते हैं, हर चीज़ हो रही है। बट प्राइवेट स्कूल्स भी तो फॉलो करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, और वो अपने हिसाब से भी उसको थोड़ा चेंजेस लाते हैं उसमें। हाँ बट गवर्नमेंट स्कूल के पास ये एक चीज़ नहीं होती है कि वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को चेंज कर सके। अगर उनको लगता है कि मुझे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो नहीं ला पाते हैं। बट प्राइवेट स्कूल में ये उनके हाथ में इतनी तो पावर होती है कि वो जो बोला जा रहा है वो भी करते हैं, और उसके साथ जो उन्हें लगता है वो भी करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। अगर बच्चे के डेवलपमेंट की बात हो रही है तो जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की वो सपोर्टिव होती हैं। अगर बच्चे को कुछ करना होता है तो वो रिगार्डिंग उनके हेल्प करती हैं, कि मतलब करिकुलम में भी, जैसे कि हमारे स्कूल में ही देख लो कि बच्चों को अगर स्पोर्ट्स जाना है, देयर आर वेरिएबल स्पोर्ट्स, हाँ टीचर्स सपोर्ट करती हैं। अगर हमें आईटी, ब्यूटी, किसी में भी फील्ड में जाना है हम जा सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमें, अलग अलग पॉलिसीज़ लाके, अलग अलग एक्ट लाके कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स की स्टडी स्मूथ हो। जैसे पहले के गवर्नमेंट स्कूल्स के और अब गवर्नमेंट स्कूल को देखें तो बहुत डिफरेंस है, बहुत। उनकी जो बुक्स वगैरह हैं आजकल एनसीईआरटी हर जगह चलती है और सेम ही है, स्टडीज सेम है, हर चीज़ सेम है, और इंग्लिश पे भी आजकल फोकस हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में। बट ये पॉइंट रखा नहीं जा सकता कि गवर्नमेंट की सपोर्टिव होती है और प्राइवेट की नहीं होती। टीचर तो टीचर होता है, वो तो सपोर्ट करेगा ही, कहीं का भी हो। तो ये मतलब नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ गवर्नमेंट के टीचर सपोर्ट करेंगे। तो और करिकुलर एक्टिविटीज़ प्राइवेट में भी उतनी हैं जितनी गवर्नमेंट में, या समटाइम्स उससे ज़्यादा भी मिल सकती है आपको। लेकिन आजकल हम देखते हैं ना कि स्टूडेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनको क्लासीफाई करा जाता है गवर्नमेंट प्राइवेट में। बट आजकल की डेवलपमेंट और स्टडीज़ पे इतना फोकस किया जा रहा है कि भाई आगे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। गवर्नमेंट स्कूल्स भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्टूडेंट को जैसे कोई आगे कोई दिक्कत ना हो कि भाई कि वो गवर्नमेंट स्कूल से था, कि वो ऐसे था। उनकी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी हैं, सब्जेक्ट्स वेरिएबल, हर जगह हर एक चीज़ गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट जैसी आ गई है। अलग अलग डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट। हाँ, इवन जैसे आपने अभी न्यू पॉलिसीज़ का बोला, हाँ। एजुकेशन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने अभी 2020 में NEP को लॉन्च किया था। उसके बारे में बताया था कि NEP अभी हर गवर्नमेंट स्कूल में लॉन्च किया जाएगा। इवन अभी केरला में ये पूरे अच्छी तरीके से शुरू हो चुका है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में आप भी देख सकते हैं जैसे कि आप मीडिया में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। मीडिया, ब्यूटी और आपके जो भी स्किल्स हैं आप उनमें इंटर्नशिप कर सकते हैं। और जैसे अभी हमारे हायर सेकेंडरी में जैसे हमें बस 3 सब्जेक्ट्स दिए रहते थे कि चूज़ कर सकते हैं हम, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सब। लेकिन अब गवर्नमेंट ने 16 ऐसे सब्जेक्ट्स निकाले, जैसे हम मैथ्स प्लस इको भी ले सकते हैं, आर्ट्स प्लस बायो भी ले सकते हैं। तो इस बहुत इजी है ये हम सब के लिए। और इवन जो हमारा NEP का पॉलिसीज़ है ये हमारे पास टाइम जैसे गुरुकुल में जैसे पढ़ाई होती थी उससे रिलेटेड है बहुत। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ जो अभी गवर्नमेंट निकाल रही है ये हमारे लिए इजी होगी, या जो आगे जो जनरेशन आएगा इसको फेस करेगा उनके लिए इजी होगी या डिफ़िकल्ट होगी?
मैं तो इसके बिल्कुल फेवर में हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमें पढ़ाया जाता था डेमोक्रेसी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आप उसकी डेफिनेशन बोल तो रहे हो बट आपको रियल मीनिंग नहीं पता। तो अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी हर चीज़ की, कि कंट्री लाइक इंडिया, इसी में क्यों डेमोक्रेसी यूज़ होती है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रही, वहाँ क्यों वन पार्टी सिस्टम है, या वहाँ क्यों मोनार्की चल रही है। तो इनके रीजंस आपको अब प्रैक्टिकली मिलेंगे, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यू एजुकेशन करिकुलम। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस्ट पार्ट भी हैं लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर मिडिल स्कूल की बात करें, 6 से लेके 8th 9th के बच्चों की बात करें, अगर पॉलिसी अगर अभी लागू होती है तो उनका जो स्टडी का इम्पैक्ट है, क्योंकि वो जो पढ़ते आ रहे हैं उनका डायरेक्ट उनकी स्टडीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई डायरेक्ट की बुक्स चेंज हो गई, एजुकेशन पॉलिसी आ गई, सब्जेक्ट वास्ट हो गए। और एक और चीज़ उसमें दिक्कत है कि 3 लैंग्वेजेस का सिस्टम कर दिया, एक स्टेट की लैंग्वेज, एक इंग्लिश और एक इंडिया के कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, हाँ, मराठी, जो भी। हिंदी उनने ऑप्शनल रखी है जो कि चलती है, हाँ। और इंग्लिश पे फोकस किया क्योंकि आजकल इंग्लिश बहुत ज़्यादा वास्ट चल रही है। तो जैसे कि अगर हम स्टेट की लैंग्वेज पे अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और हम कहीं बाहर जाएंगे पढ़ने तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एक टीनेजर या एक चाइल्ड के तौर पे। और अगर हम देखें तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो जो बच्चे अभी 10th 12th में हैं और अभी पॉलिसी आई है तो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सब्जेक्ट चूज़ कर चुका है। बिल्कुल। अगर वो अभी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और बाकी के बच्चों ने अगर वास्ट सब्जेक्ट चूज़ किए तो उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि भाई वो तो पढ़ रहे हैं कॉमर्स और वो पढ़ रहे हैं बायो, और जो थर्ड पार्टी आई है 9th 12th से वो पढ़ रहे हैं कॉमर्स के साथ बायो, बिल्कुल, अकाउंट्स के साथ बायो। तो उनका जो इम्पैक्ट है बहुत वास्ट पड़ जाएगा, उनकी जो लैंग्वेज है वो भी हो जाएगी। और जो बच्चे अभी ग्रो अप कर रहे हैं, जो 6 to 8 में उन्होंने जो डाइवर्जिंग लाई है उसमें उनको बहुत दिक्कत हो सकती है कि भाई वो तो अपने माइंडसेट से आ रहे हैं कि भाई हम तो 3rd 4th में ये सब 5th में ये सब पढ़ रहे हो और अब ऐसा हो गया। हाँ, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं उसकी जिसको फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि अभी की टीचर्स हैं, टीचर्स बुक्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो फोकस कर रही है कि लर्निंग मेथड, प्रैक्टिकल मेथड्स पे, एग्जाम्पल बेस्ड पे, इंटरेक्शन पे। इंटरेक्शन तो अभी भी टीचर्स करती हैं लेकिन जो टीचर्स हैं वो आजकल बुक्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करती हैं कि भाई बच्चा बुक्स से पढ़ रहा है, क्योंकि आज अभी तक क्या हो रहा है इंडिया में, बच्चे बुक्स पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो टीचर्स को भी डेवलप होना पड़ेगा। अगर एकदम से पॉलिसी ठीक है धीरे धीरे लागू हो रही है लेकिन टीचर्स की जो ट्रेनिंग होगी, उनकी जो फैकल्टी होगी उसको भी चेंज करना पड़ेगा, जो उन टीचिंग मेथड है उसको भी चेंज करना पड़ेगा कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स को भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये जो न्यू पॉलिसीज़ निकली है उनके लिए भी एकदम नई होंगी कि उन लोग कैसे फेस करें। पर हर अच्छी चीज़ को लाने के लिए कुछ कॉन्स तो फेस करने ही होंगे, तो वो हो गई। हमने क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस कैसे पाई, किस तरीके से पाए, कॉन्सिक्वेंसेस से। तो हर चीज़ के लिए कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ते हैं। तो ये तो अपन कह नहीं सकते कि हम इसको लाने से डर रहे हैं क्योंकि इसके ऐसे ऐसे कॉन्स हैं, तो बट हमें उसे लाना तो पड़ेगा, डर नहीं रहे, कभी ना कभी लाना पड़ेगा। डर नहीं रहे। कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जो बच्चे हैं उनको एडप्ट करने में टाइम लगेगा, और जो न्यू प्राइमरी से आ रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है, लेकिन जो अभी बीच में है उनके लिए तो नुकसान है ना, क्योंकि भाई वो लोग ऑलरेडी हाफ पार कर चुके हैं और अगर वो आगे जाएंगे तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे और उनको एडप्ट करने में टाइम लगेगा। तो उसी के हिसाब से हमारी टीचिंग मेथड्स है, टीचर्स हैं, उनको ट्रेनिंग के साथ उनको अलग फैकल्टी में भेजना पड़ेगा कि भाई उनको लर्निंग अच्छे से मिल पाए और स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए। बिल्कुल। तो हम एजुकेशन पॉलिसी में एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं कि हम जो भी अभी बीच के इस फेज़ में है चेंजेस और जो नहीं होने वाला है उसके बीच में हम उनके लिए भी सब्जेक्ट्स ला सकते हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन पॉलिसी गलत है इस चीज़ में क्योंकि उनका लॉस होगा, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चेंजेस तो लाने होंगे क्योंकि वो चीज़ बेटर है जो आ रही है। आप दोनों ही सही है अपने अपने ओपिनियंस को लेके। तो अभी जैसे आप निराले ने बताया इंग्लिश अभी बहुत कॉमन लैंग्वेज हो गई है,
जैसे अगर हम हमारे हायर एजुकेशंस के लिए हम फॉरेन चले जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे अपनी कंट्री के अपने जो एल्डर्स रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, वो हायर एजुकेशन लेने के लिए फ़ॉरेन चले जाते हैं और वहीं पे ही अपना बिज़नेस करियर अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फॉरेन में जाके अपना ही सब कुछ करना और अपने ट्रेडिशनल को भूल जाना, अपने कल्चर को, ये सही है कि नहीं? मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है ऑब्वियसली कि भाई इंडिया छोड़ रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन जो इंडिया की इकनॉमी है, जो इंडिया अपना खुद का देश है, हम हाँ। उसको छोड़ के जा रहे हैं और हम वहाँ जाके सब न्यू एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर रहे हैं, फैमिली बिल्कुल। अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जो इंडियन कल्चर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाँ। जो इसकी जो एजुकेशन है वो कम होती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है और जो इकनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा। तो मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि भाई हमें जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में रहो भाई, इतनी हाँ। यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशंस हैं, तो इंडिया में भी हम पढ़ सकते हैं रेदर देन फॉरेन। मैं निराली की बात से टोटली डिसएग्री करूँगी क्योंकि लर्निंग हैज़ नो बाउंड्रीज। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो अपना कल्चर भूल जाओगे। अपनी मिट्टी को कोई भूलता है क्या? नहीं। अगर आप सीखने जा रहे हो तो आप उस पर्पस के लिए जाओगे और सीख के तो अपने देश लौटना ही है सबको। आपने कनाडा सुना ही होगा, हाँ बिल्कुल। छोटा पंजाब कहते हैं उसे। कोई वापस आया लौट के? आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, अपने देश को कोई नहीं भूलता। भूलने की बात नहीं है, जो लेकिन जो इंडिया का जो एजुकेशन है, जो इकनॉमी है, जो कल्चर है, वो सब जाता जा रहा है, सब पीछे छोड़ते जा रहे हैं और सब न्यू एनवायरनमेंट, न्यू कल्चर सब एडॉप्ट कर रहे हैं रेदर देन इंडियंस। जो इंडियंस हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल की बात हाँ। करें तो वो एक बहुत ही सुंदर हमारा, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से हमें व्याख्या की जाती है हमारे ग्रंथों की, हमारे जितने पोशाक्स भी, की। हाँ, एजुकेशन की, हर चीज़ की, उसको इंडियंस छोड़ के फॉरेन जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न वेयर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और तो कहीं ना नहीं कहीं आ हम लोग रहे। भूल भी जा हाँ, रहे हैं। हाँ। आके वो इंडिया में फ्लेक्स करते हैं कि भाई हम वहाँ गए थे, हाँ। हम ऐसा, हमने वहाँ पढ़ाई करी, देखो। और उनका एक्सेंट चेंज हो जाता है पूरा। हाँ। हाँ, लाइक एकदम change। इंग्लिश बिल्कुल चेंज। हाँ। ऐसा नहीं है, अभी हम इंडिया में बैठे हैं, वो सामने मेरे क्या पहनी है, टी Western, शर्ट हाँ। और जीन्स, बट स्टिल उसने बिंदी लगाई हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर किसी चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं तो जो हम पहले हमारे जो रूट्स हैं हम उनको भूल जाएं। बहुत ज़्यादा नोटिस किया आपने। लेकिन हम देख रहे हैं, अधिकतर देख रहे हैं कि हाँ। इंडियन पीपल्स आर एवरीवेयर इन वर्ल्ड। हाँ। हर जगह, हर जगह। पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी इकनॉमी है वो तो गिर रही है ना भाई, बहुत ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट वो तो गिर रही है ना। जो इंडिया में हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही, वो तो ह्यूमन रिसोर्स दूसरी कंट्रीज में जा रही हैं, अमेरिका में, जापान में, कोरिया में, हर जगह जा रही हैं। जो इंडियन इकनॉमी है वो तो गिर रही है, एम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं रही। अब क्या करें उसका? हम चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते कि इंडिया और वर्ल्ड सब चीज़ें एक हैं। अगर आपने ज़ीरो बनाया था तो आपने सबको दिया ना, और हाँ। अगर उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई थी जापान ने तो हाँ। उन्होंने हमें भी तो दी ना वो टेक्नोलॉजी। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर हाँ। सकते कि ये उनका और ये हमारा। बस हमारा ये होना चाहिए, हम कितने भी मॉडर्नाइज हो जाएं हम अपना कल्चर नहीं भूल सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमें चाहिए वो हाँ। कहीं और मिल रहे हैं। हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो हमें इंडियंस के लिए चाहिए हाँ। लेकिन वो हमें मिल नहीं रहे, वो फॉरेन में जा रहे हैं। ठीक है, हम डिवाइड नहीं कर सकते। हम जो भी आपने बोला हम वो नहीं कर सकते कि भाई उन्होंने बुलेट ट्रेन दी, हमने ऐसा किया, नो वी कांट। लेकिन जो हमें चाहिए एज इंडियंस, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं, उसके बियॉन्ड जाते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही हो रहा है। ऐसा हो रहा है, आपने अपना पॉइंट रखा, हाँ। बट आप उसके लिए क्या कर रहे हो वो भी तो आपको देखना होगा ना। हाँ, देख, बिल्कुल। जो इंडियंस है, अभी जितने भी आधे मैंने लोग देखे हैं आईलेट्स कर रहे हैं, हाँ। फॉरेन, वो अलग से क्लासेस ले रहे हैं, अलग से एजुकेशन ले रहे हैं कि भाई वो फॉरेन जा सकें। इंडिया में अभी इतने सारे लोग होंगे जो आईलेट्स करके फॉरेन जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि भाई इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे हमारे पास चॉइसेस हैं, हाँ। ऑप्शंस हैं, उनको सब डिसअग्री करके सब अलग अलग ऑप्शंस चूज़ कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज जा रहे हैं। कोई इंडिया में नहीं रुक रहा। देख रहे हैं आजकल हाँ। कि भाई
मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा एक बार हाँ। से, मैं तो अमेरिका जाऊंगा, मेरा लंदन यूनिवर्सिटी भाई। हाँ, क्योंकि उन लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हाँ। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हाँ। हैं, और अपने इंडिया में कहीं ना कहीं अरे क्या ही हो पाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, हाँ। इधर ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उन लोग बाहर चले जाते हैं, मुझे लगता है। और एक चीज़ ये भी आ जाती है कि भाई वो फॉरेन तो जाते हैं, लेकिन जब इंडिया वापस आते हैं तो उनका जो फॉरेन कल्चर है वो पूरा एडॉप्ट होकर वो हाँ। आते हैं, जो उनका, हाँ देखा है मैंने उनका जो कल्चर है वो पूरा पूरा डेवलप हो जाता है, हाँ। और वो मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई yes we are from London and we came here और कर्मा खारमा कर्मा। भी चेंज हो जाता है। उनका एक्सेंट है कर्मा फेस बैक। और आपने देखा है वो वीडियो, नमस्ते मेरा नाम जो भी है, मैं वैन में रहती हूँ, हाँ वो बंदी इंडियन मसाले यूज़ करती है, वो हिंदी बोलने की कोशिश करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेन में रह के वैसी हो जाओ, वो बल्कि बचपन से वहाँ रही है, बट स्टिल वो अपने कल्चर से जुड़ने की कोशिश करती है। तो ये तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करूँगी, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आप भूल ही रहे हो या आप बिल्कुल उसी में इन्वॉल्व हो। मैं इस टॉपिक पे तो आपके साथ रहूंगी, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत सारे कोरियंस और जापानीज जो होते हैं, उन लोग हिंदी बोलने का ट्राई करते हैं, मतलब ट्रेडिशन जो होता है उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ये करते हैं। एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि फॉरेनर्स इंडियन कल्चर अपना रहे हैं, बट इंडियंस भूल रहे हैं अपना खुद का कल्चर, खुद भूल जा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये बात हो गई ना भाई। हाँ, अब दोनों ही सही हो, अपने अपने पॉइंट्स पे सही है, तो बहुत बात हो गई। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि जैसे मैं एक इंसान हूँ जो कि अपना शेड्यूल पढ़ने का कभी प्रिपेयर नहीं करती, मतलब मैं बनाती हूँ कि हाँ भैया मेरे को इतने से इतने ये पढ़ना है, इतना कंप्लीट करना है, बट मुझसे कभी होता ही नहीं है। तो मैं आपका एडवाइस लेना चाहूँगी कि आप प्री प्लान करते हो अपना शेड्यूल, और फिर गो विद द फ्लो कि जान दो जैसे चल रहा है हम वैसे कर लेंगे। कभी प्री प्लान नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम बचपन से 5:30 बजे उठेंगे, वेकअप 5:30 ब्रश, 6 o'clock पढ़ने बैठ, कभी नहीं होता। इसलिए फ्लो के साथ कि भाई सुबह 6 बजे नींद खुल गई, उठ गए, 7 बजे पढ़ने बैठ गए, ठीक है। हाँ, प्री प्लान कभी कुछ नहीं होता, मेरे से तो बिल्कुल नहीं, फ्लो के साथ। मैं तो प्री प्लान के साथ अग्री करूँगी, क्योंकि प्री प्लान मतलब ये नहीं होता है कि आपको 5:10 पे ब्रश करना है और 5:30 पे पढ़ने बैठना है। आपका ये भी हो सकता है कि आपकी कोई टू डू लिस्ट हो कि आज मेरा इतना तो टारगेट है, भले ही मैं कुछ और काम ना करूँ बट ये करूँगा, तो ये एक पर्सन को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो अगर प्री प्लान चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर उसी प्री प्लान्ड में अगर फ्लो के साथ एक और टास्क जुड़ गया तो आपका तो पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। कि भैया तुम सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाए उस हाँ। टाइम पे, फिर तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो बाद में, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि प्री प्लान खराब होता है। अपन ने प्री प्लान किया कि सुबह 6 बजे उठेंगे, और हम फ्लो वालों की नींद खुल रही है 9 बजे, हमारा प्री प्लान कहाँ गया? तो आप 9 बजे डिसाइड कर सकते हो ना कि आगे मेरे पास इतना टाइम बचा और मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। और जो मेरे ऊपर के जो टास्क ये नहीं बचे है थे कि वो बाहर किसी फ्रेंड ने बुलाया तो मैं घूमने चला गया, फिर 5 मिनट बात करूंगा या कल टालते गए, तो ये गलत है। फिर प्री प्लान थिंग्स वर्क्स। फ्लो थिंग्स वर्क। पढ़ाई में भी टॉपर्स जो होते हैं, आई एग्री कि भाई पढ़ते हैं, अच्छी बात है, बट वो पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल। और जो एवरेज हो गए या बैक बेंचेस हो गए, वो एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, वो 1 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो उनकी और टॉपर के मार्क्स लगभग सेम हो जाते हैं। क्योंकि टॉपर समझता है, और वो जो पर्सन है जो एक हफ्ते पहले पढ़ रहा है वो सिर्फ रट के एग्ज़ाम लिख के आता है, उसका मेन एम यही होता है कि उसको मार्क्स जरूरी चाहिए। नहीं कि रट के जाए, वो भी समझ के जा सकता है। हाँ बट इतने कम टाइम में समझना, आप भगवान तो नहीं हो ना। अरे बोला तो फ्लो के साथ जाते हैं कि भाई ठीक है ये टास्क है, अच्छा ये वाला टॉपिक है, ठीक है समझ गए, फिर हमने एग्ज़ाम दे दिया। लेकिन जो प्री प्लान होते हैं, भाई हमें ये असाइनमेंट करना है, ओह ये वाली बुक भी पढ़नी है, ओह शिट मैं तो किया ही नहीं, ये हो जाता है फिर। और फ्लो के साथ ठीक है ये भी पढ़ना है, ठीक है ये भी पढ़ना है, फ्लो के साथ सब हो जाता है। प्री प्लान में तो कभी ये हो ही नहीं सकता कि मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है, क्योंकि उसका प्लान ही तो इसीलिए बना रहा है कि आगे जाके मुझे ये करना है। अब वो भी ठीक है, लेकिन वैसा कि भाई ये तो बुक पढ़ ली, प्री प्लान के हिसाब से अब दूसरी बुक पढ़नी है, ऐसा।
तो भाई फ्लो के साथ चलो ना, आराम से पढ़ते रहो जो मन करे। नहीं, सोशल पढ़ा भी मन हुआ चलो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व प्री कर प्लानिंग लेते हैं। आपको डिसिप्लिन बनना सिखाती है, और ये हाँ, नहीं। बहुत तो नहीं। क्या फ्लो में जो जाते हैं वो डिसिप्लिन नहीं होते? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में प्री हाँ। प्लान वाले डिसिप्लिन्ड होते हैं। ज़रूरी नहीं होता, जो फ्लो के साथ जाते हैं वो बस जा रहे हैं फ्लो के साथ कि भाई हम अग्री हैं कि भाई जो हो रहा है होने दो। ऐसे ही है भाई, डिसिप्लिन के साथ साथ। सही है। निराली शायद एवरेज स्टूडेंट है क्या? ऑफ कोर्स। क्योंकि वो उनने इतने अच्छे से समझाया, मुझे तो बड़ा मजा आ गया। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं एयरफोन्स लगा लेते हैं एंड मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई और मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि भैया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। Same. मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरे को एकदम क्वाइट इन्वायरमेंट चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्वाइट इन्वायरमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पढ़ना, और या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ? बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ कोर्स, क्योंकि वो काम करता है। जैसे हमने प्लग्स लगाया, हमारा भाई बहन जो भी आ रहा है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन के तौर पे आते हैं और परेशान करके चले जाते हैं, और हम फोन्स लगाए और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल काम दिमाग से। मुझे तो बिल्कुल कुछ होता ही नहीं कि भाई प्रॉब्लम हो। हाँ। मैं तो रीड भी कर सकती हूँ, राइट, सब कुछ म्यूजिक के साथ, लेकिन म्यूजिक सॉफ्ट होना चाहिए, उसके भी डिफरेंस आते हैं, ऐसा है। पर मुझे तो साइलेंट इन्वायरमेंट चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई आ रहा है तो ईयरफोन लगा लिए तो ऐसा हो जाएगा। ये भाई एक्सेप्शन ये तो एक्सक्यूज हो गया कि कोई आपको परेशान कर रहा है इसलिए ईयरफोन लगा के पढ़ रहे हो, बाकी पढ़ाई तो साइलेंट में ही हो पाती है। ज़रूरी नहीं है, सबकी साइलेंट में नहीं होती। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ लोगों को ज़रूरी होता है। पता चला आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद कर रहे हो, पीछे से कोई गाना बजा रहा है तो फिर वो गाना बीच में आ गया है फॉर्मूला लर्न नहीं। करते करते। मैं बोल रही हूँ ना, उस गाने का भी टाइप होता है एक। हम्म, जैसे कि अब मैं अगर जब मैथ सॉल्व करती हूँ तो मेरा जो सॉन्ग होता है वो काम म्यूज़िक, सिर्फ म्यूज़िक, उसमें कोई वर्ड्स नहीं होते, सिर्फ म्यूज़िक, लिरिक्स नहीं होते, तो मैं आराम से कर पाती हूँ। अलग अलग म्यूज़िक्स होते हैं जो हमें काम करते हो, हम सम सॉल्व कर सकते हैं, रेदर देन अगर मैं बिना ईयरफोन्स के मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो मुझे लगेंगे नहीं, 15 मिनट के अंदर अंदर कॉपी साइड होगी और मैं सो रही होंगी। मुझसे तो मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती, मैं एक चीज़ एक टाइम पे कर मुझसे हो जाती है मल्टीटास्किंग इस मामले में। अब बहुत सारे होते हैं जो निराली जैसे होते हैं और बहुत सारे होते हैं जो हिमांशी जैसे होते हैं। मैं भी हूँ जो हिमांशी जैसी हूँ। तो इसी बात पे अब हमारे जो टीन है, जो हमारा एपिसोड देख रहा है, हमारा शो देख रहा है, उनको कुछ एडवाइस कि हम हमारे स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं और करियर प्लान कैसे कर सकते हैं। सिंपल, बस खुद पे फोकस रहो और जो आपका पैशन है बस उसको फॉलो करो। ज़रूरी नहीं कि आप प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट हो, पढ़ाई हर जगह होती है। हाँ। बस आपको खुद पे फोकस करना है कि आप अच्छे से कर सको और जो आपका टास्क है वो आप मिनिमम टाइम पे फिनिश कर सको। और मेरे हिसाब से तो टीनेज एक ऐसी एज है जहाँ पर हम लोगों को देख के थोड़े हाँ, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करता हूँ, बट आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। और हमेशा ना चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, नए स्किल अपने में डेवलप करो, क्या पता आपको कब क्या पसंद आ जाए। हाँ, जैसे आपको अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, वो आपका पैशन है, तो आपको उस पर अपडेटेड रहना चाहिए कि भैया आगे उसका क्या निकल रहा है, हमें उस पर ही जाना है, उसको ही हमारा करियर बनाना है। तो एक अपडेट हमें हमेशा रहना चाहिए और हमारा गोल सेट होना चाहिए। और स्टडीज़ क्या है, स्टडीज़ तो अगर कर सकते हैं हम। नहीं, स्टडीज तो बेसिक थिंग है, हाँ, एक बेसिक ह्यूमन चल रही है नीड बस। हाँ, कि उससे जैसे आप आपको- खाना खा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, तो स्टडीज भी इम्पोर्टेंट है। एक उससे आपको एक अच्छा वो मिल इंसान- जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा शेड्यूल होता है, ऐसे ऐसे मतलब हमें करना पड़ता है। हम्म, ठीक। हाँ। बस अभी हमें बस अपना पैशन और जो हम ढूंढ रहे हैं, जैसे हाँ। जो हमारा चाह रहा है, इन्फ्लुएंस होके नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, हाँ। सिर्फ जो हम चाह रहे हैं बस वो करें। और करियर आप वही चूज करो जिसमें आपको मजा आए। क्या फायदा हाँ। लाइफ टाइम ऐसी चीज करना हाँ। जो सिर्फ आपको खींच रही है। किसी के पीयर प्रेशर में आकर कभी नहीं हाँ, करना कभी चाहिए। नहीं बिल्कुल करना भी चाहिए। नहीं। तो गाइस, अपने आप को खुद को ढूंढो, अपने पैशन को ढूंढो और अपना करियर बनाओ। सो ह्यूज थैंक यू, मतलब ह्यूज थैंक यू टू यू मोस्ट गाइस। वेलकम, Thank you मोस्ट to you. वेलकम। ओके, मोस्ट वेलकम। आप लोग एडवाइस दिए मुझे और मेरे साथ बहुत सारी चिट चैट करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी थैंक यू इस अमेजिंग पॉडकास्ट में बुलाने के लिए।
ओके, मोस्ट वेलकम। सो गाइज, अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हाँ, कमेंट करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून, बाय। बाय।